Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, Pass Education System आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक और नस्ट की सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुआ है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नस्ट की दुनिया में, जिन्हें अगर मैं बात करूं नस्ट एनईटी 2026 में, जिन्होंने माशाल्लाह ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। और ब्रिलियंट वर्ड भी इनके लिए छोटा होगा क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ नस्ट एनईटी के अंदर 2026 में ऑल ओवर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया। ही स्कोर्ड 174 मार्क्स इन नस्ट एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग टेस्ट। कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग टेस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें मैथ है 50%, फिर 50% इज इक्वल टू 100 एमसीक्यूज, फिजिक्स है 60 एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं। इन्होंने उस टेस्ट के अंदर 174 स्कोर किए। और उसके बाद एक बच्चे का कंसर्न होता है कि मेरी मेरिट पोजीशन क्या बनेगी। लाइक यू कैन स्कोर 180, यू कैन स्कोर 190 इवन दो, जो कि नहीं है अभी तक। फिर भी यू आर नॉट श्योर कि आपकी मेरिट पोजीशन 1 बनेगी या नहीं बनेगी। तो इन्होंने माशाल्लाह से ना सिर्फ नस्ट एनईटी में टॉप किया ऑल ओवर पाकिस्तान, तमाम राउंड के टॉप पर है 174, इससे ज्यादा का स्कोर नहीं है। हाँ, एनबीएस वगैरह बाकी आप बात करोगे उसमें तो इजीली बच्चा 170 प्लस चला जाता है। नस्ट एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के टेस्ट में 174 इन्होंने माशाल्लाह स्कोर किया। लास्ट ईयर 2025 में तलहा ने 179 का स्कोर किया था, इन्होंने माशाल्लाह 174 का स्कोर किया। अब इनकी माशाल्लाह पहली मेरिट पोजीशन ये, और ना सिर्फ कंप्यूटिंग के अंदर बल्कि इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये आज हमारे गेस्ट हैं, इनसे हम डिस्कशन करेंगे जो कि आप जूनियर्स के लिए, वो स्टूडेंट जो 2027 एस्पायरेंट्स हैं नस्ट को लेके, नस्ट को तैयार करना चाहते हैं, तो यू शुड बी थैंकफुल टू महद, जिन्होंने आपके लिए टाइम निकाला, जिन्होंने आपको अब गाइडलाइन देनी है और आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो आप जितने भी पासियंस हैं, जो पास एजुकेशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको मैं ये कहूंगा कि नीचे महद का नेम लिख के आगे रेड हर्ट्स बनाइएगा, ताकि इनको भी एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन इस चीज में मिले कि पास एजुकेशन सिस्टम के जो पासियंस हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो पासियन है और जितनी पूरी एक पासियंस की फैमिली है, तो इनको एक प्राउड मोमेंट फील हो। अस्सलाम वालेकुम महद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। वेरी गुड। अच्छा महद, जरा आप मुझे बताएं तो सही कि नस्ट में आपका जो स्कोर है वो कितना स्कोर है? आप अपने भी जरा एक दफा बताइएगा खुद से भी, और फिर अपना राउंड बताइएगा, किस राउंड में आपका ये स्कोर आया और कितने राउंड आपने दिए और कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने पड़े थे। एक अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका नेम कंप्लीट, आपका फादर नेम, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Okay, so guys, my name is Mahad Aslam and I am from Lahore and I got 174 marks in NET 2। मेरे NET 2 के अंदर 174 का स्कोर था और मैंने नस्ट के अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान फर्स्ट मेरिट पोजीशन हासिल की है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा महद, आपने पहला क्वेश्चन, पहले ना मैं इसी चीज को इलाबोरेट कर लूं ताकि जो सुनने वाले उनको एक क्लियर रोड मैप मिल जाए। आप बताइए, आपके नस्ट 2026 इसी साल आए हुए हैं या कहीं पहले के आए हुए हैं आपके? नहीं, नस्ट 2026 में मेरे 174 मार्क्स। और किस राउंड में आपके आए थे? NET 2 में। NET 2 कितने राउंड टोटल आपने दिए? मैंने पहला NET दिया था, उसमें 161 का स्कोर था और NET 2 में 174। वेरी गुड, मतलब 161 पे भी आपका एडमिशन स्कोर हो जाना था। देन व्हाई यू अटेम्प्टेड NET 2? बस एक अंदर एक शौक था, एक पैशन था कि नस्ट को टॉप करना और पहली मेरिट पोजीशन हासिल करनी है, शुरू से एक ड्रीम था। वेरी गुड। तो देखिए उन स्टूडेंट्स के लिए अब कितनी ज्यादा ये इंस्पिरेशन है कि वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने चारों राउंड दिए और हमारे 150 स्कोर नहीं बन पाए हैं, तो ये बच्चे, ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखें, ये आप ही की तरह के स्टूडेंट होते हैं, इनका वही रहन सहन होता है, ये वही खुराक खा रहे हैं, ये वैसे ही रह रहे हैं, ये आपके शहर में रह रहे हैं, लाहौर से हैं, ये किसी भी सिटी से हो सकते हैं भाई, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं। लेकिन डिफरेंस आप में और इनमें पता है क्या होता है? ये अपने एम को लेके बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होते हैं, पैशनेटेड होते हैं। इन्होंने ऐसा एम सेट नहीं किया हुआ कि बनना हमने डॉक्टर है, जाना हमने नस्ट में है, लेकिन उस लेवल के एफर्ट्स नहीं करते। बहुत ज्यादा मुबारकबाद आपको महद और आपकी पूरी फैमिली को, माशाल्लाह ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है आपकी। अच्छा महद, मुझे ये बताइएगा, ये तो हमें पता चल गया आपका 2026 NET 2 के अंदर 174 का स्कोर था, तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है।
सबसे पहली चीज मुझे बताइएगा, क्या रूटीन थी, क्या ऐसी जादुई चीजें आप करते थे, क्या जादुई रूटीन थी, जरा आप पूरे पासियंस को तो बताएं। क्या आप कोई और खुराक खाते थे, क्या आपका एक दिन क्या 48 घंटों का होता था, या वही नॉर्मल चीजें होती थी लेकिन आपकी एफर्ट ज्यादा होती थी, जरा बताइएगा प्लीज। नहीं, रूटीन तो मेरी सिंपल ही थी। ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो लेकिन मेरा तरीकाकार ये था, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि फर्स्ट ईयर के स्टार्ट से एंट्री टेस्ट को साथ लेकर चला था, उसको डिले नहीं किया था कि एंड पर कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखा था फर्स्ट ईयर के स्टार्ट से लेकर, और रूटीन वाइज इसको करता गया कंसिस्टेंसी के साथ, विदाउट एनी इंटरप्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कोर आ गया। वेरी गुड। अच्छा महद, अब मुझे अपना ना आप डे ब्रेकआउट करें कि आप सुबह से लेके जो शाम तक आपकी जो रूटीन टोटल होती थी, लाइक आप कितने घंटे एफएससी को देते थे, जरा ये भी बता दीजिएगा आपका एफएससी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, और जरा बताइएगा कि आप दिन में कितने घंटे इंटर को देते थे और कितने घंटे अपने जो एंट्री टेस्ट उसको देते थे। अच्छा, आप लोगों को मैं ये चीज क्लैरिफाई कर दूं कि इंटर और एंट्री टेस्ट को आप लोग अलग चीजें ना समझें। आप इंटर की अगर तैयारी कर रहे हैं मैथ और फिजिक्स स्पेसिफिकली, तो आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी रूटीन ब्रेकडाउन ये थी कि मैं स्टार्ट करता था उससे मॉर्निंग में कॉलेज जाना, उसके बाद आकर जो पढ़ा हुआ था उसको एक दफा रिवाइज करना। लेकिन मेन फोकस ये है कि आपने रोड लर्निंग पर फोकस नहीं करना। मतलब आपने इंटर को इतना जिस तरह फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दफा आप एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाए, आपके पास बहुत टाइम होगा इंटर को करने के लिए। तो आप लाइकवाइज एंट्री टेस्ट को देखते जाएं, जो आप इंटर का पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करते जाएं, एमसीक्यूज उसके करें प्रैक्टिस, तो आपकी तैयारी साथ साथ ही होती रहेगी। उसके लिए आपको इतनी नहीं करनी पड़ेगी एंड पर स्ट्रगल। बिल्कुल, तो यहाँ से मतलब जो आपकी रिकमेंडेशन सजेशंस हैं कि ये दोनों चीजें पैरेलल लेके चलो, और ये चीज हम बार बार वीडियोस में बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। कई बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, कई बच्चों को खुद से ये चीज समझ आई होती है कि नहीं भाई हमने एफएससी और एंट्री टेस्ट को साथ साथ लेके चलना है। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। आपने 2 साल दिए एक ऐसी एजुकेशन को जिसका 40% रोल है, जिसका 25% रोल है आपके एडमिशन क्राइटेरिया में। 2 साल आपने उस चीज को दिए हैं, अपने एफएससी को, अपने ए लेवल को। मीनवाइल जिसका रोल नस्ट में 75% है, जिसका जीआईके के अंदर 85% है, जिसका प्यास के अंदर 60% है, उसको आप देते हो 1 से 2-3 महीने। उन 1-2-3 महीनों में बच्चा पैनिक है, कंफ्यूज है, उसे चीजें नहीं होती, बर्डनाइज हो जाता है, जो कहीं पे वो चीजें कर रहा होता है उसको समझ नहीं आ रही थी। तो भाई जिस तरह आपको महत भी बता रहे हैं, तो ये चीजें आपकी दोनों कंबाइन है, इनको पैरेलल लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने एंट्री टेस्ट को दो और 2 साल एफएससी को दे रहे हो। 2 साल एफएससी को देने के बाद भी उसकी वेटेज कोई नहीं है, वो है भी पार्ट 1 की। तो इसलिए एंट्री टेस्ट को साथ साथ लेके चलो अपने इंटर के। वेरी गुड। अच्छा महद, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी चीजें आपसे जो आप बच्चों के सामने रखें जो जूनियर्स हैं, जिससे वो पैनिक ना हो कि ये नस्ट में जाना, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला बच्चा तो पता नहीं वो इस प्लेनेट में एग्जिस्ट करता है। हमारे तो 160 नहीं आते, हमारे तो 150 नहीं आते, एक बच्चा 174 का स्कोर कर रहा है, ऊपर से उसकी पहली मेरिट पोजीशन है। तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो हमसे नहीं होगा। तो जरा बताइएगा मैथ कैसे पढ़ते थे, फिजिक्स कैसे पढ़ते थे, कैलकुलेटर के बगैर आपको भी वही सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़े। नस्ट वालों ने इनको कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया हुआ था, भाई इन्होंने भी कैलकुलेटर के बगैर किया, इनका भी वही टाइम लिमिट था 3 घंटे, इनको भी दो एमसीक्यू सॉल्व करने पड़े। तो जरा बताइए आप सब्जेक्ट कैसे तैयार करते थे। अच्छा, सब्जेक्ट ब्रेकडाउन अगर मैं करूँ ना मैथमेटिक्स की, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल ये है कि पीसीटीबी की बुक्स को आप पहले अच्छी तरह प्रिपेयर करें, उनको A to Z आपकी ग्रिप हो उनके ऊपर, फिंगर टिप्स पे, वो आपका सबसे कीमती असासा है जो आपकी पीसीटीबी की बुक्स हैं। उसके बाद आप उनको जो मैथ क्वेश्चंस है ना उनका बगैर कैलकुलेटर के करने की कोशिश करें। एक दफा नहीं होते फिर करें, अपनी स्पीड को फास्ट करें, स्टॉप वॉच लगाकर उसको करें, लेकिन आपकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग हो कि आपको मैथ का क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उसको बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। उसके ऊपर आपको सोचने का टाइम आपके पास एंट्री टेस्ट में 50 सेकंड्स होते हैं ऑन एवरेज फॉर ईच एमसीक्यू, और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज मोस्टली टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपकी फॉर्मूला के ऊपर ग्रिप्स हो और आपकी बाकी चीजों के ऊपर ग्रिप हो तो आप क्लिक कर जाते हो। लेकिन अगर आपके फॉर्मूलाज अगर आप कच्चे पक्के से हैं ना तो आपको भूलेगा, और जब आपको एंट्री टेस्ट के अंदर भूलेगा ना तो आप पैनिक हो गए। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको भूलेगा ना एक दफा आप पैनिक कर गए, आपका पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने पैनिक नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने पैनिक नहीं होना। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके 8 एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, 9वें एमसीक्यूज पे आपको डाउट आ रहा है, तो भाई 9वें के ऊपर 3 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ अपना सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए नहीं भाई, मैंने 8 ठीक किया, मैं 9वां ठीक करके जाऊंगा, ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो कल रात पढ़ा था, ये तो अभी आते हुए वो मैंने कोई लेक्चर सुना था, ये उसमें मैंने ये चीज पढ़ी थी। तो भाई आपने उसको स्किप कर देना है, अपना दिल बड़ा रखना उधर। ये टाइम मैनेजमेंट है। वक्ती इंसान, ह्यूमन बींग्स हैं, गलती हो सकती है, भूल सकता है, तो इसलिए आपने इन चीजों को भी याद रखना, आपका टाइम मैनेज होगा। अच्छा, दूसरा महद, मुझे यहाँ पे ये चीज बताइएगा कि जो आपको ये न्यूमेरिकल टाइप चीजें होती थी, मैथ तो है ही पूरा कैलकुलेशंस वाला है, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि इंफॉर्मेशन बेस हैं, जो फिजिक्स के हैं उसके बारे में जरा बता दें, बच्चे जो हैं उसको कैसे तैयार करें। अगर मैं स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करूं, मैथ का भी आपने बता दिया है, और फॉर्मूला बेस्ड जो चीजें होती हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड हर तरह का क्वेश्चन है, जरा फिजिक्स के बारे में गाइडलाइन दीजिएगा। फिजिक्स में भी मेरी एक दो गाइडलाइन वही रिपीट होगी कि पीसीडीबी को, जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक है, उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। उसका फिजिक्स का एक स्पेसिफिक तरीका ये होता है कि आप ज्यादातर आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनकी आप डिपेंडेंस देखें। जो मेन एक फोकस होता है ना, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं ना, जैसे आपका एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट है, और इसको डबल करेंगे, इसको हाफ करेंगे, इसको ट्रिपल करेंगे, इस तरह के जो मर्जी सवाल आपको आ जाए आप वो कर लेंगे। इनकी रेशो निकालें, इनका ये निकालें, वो आप उसी सवाल को गोल मोल करके प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपके बेस एक दफा ग्रिप होगी ना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्चुअली, तो उसके बाद आपके लिए वो चीजें बहुत आसान है। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल एमसीक्यूज जो आपके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के अंदर दिए होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें, बाबा कैलकुलेटर के बगैर प्रैक्टिस करें। और स्पेसिफिकली जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की एक आदत होती है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स नहीं उन्होंने पढ़ी होती, तो वो स्पेसिफिकली फिजिक्स के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर खास फोकस करें, और थ्योरी को भी ना छोड़ें। मतलब अक्सर बच्चे होते हैं वो न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिजिक्स में थ्योरी भी बहुत आती है एंट्री टेस्ट के अंदर, इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा महद, लास्ट पे मुझे ये भी आप बताइएगा कि आपने अपने रूटीन के बारे में और वो चीजें बताई हैं, नस्ट के भी आपने बताया कि जो है वो आपने 2 राउंड दिए हैं, दोनों में आपने क्लियर कर लिया है। लास्ट पे आपकी जो रूटीन के मुतालिक क्वेश्चन मेरा होगा कि क्या एक बच्चे को चारों राउंड ही देना जरूरी है और वो कब से तैयारी शुरू करे, जरा इसके बारे में आप स्पेसिफिकली उन बच्चों को बताइएगा जो जूनियर्स हैं, वो आपके जो 2027 में पेयर होंगे, कि वो कब से तैयारी करें। हम नॉर्मली बच्चे, जिस तरह मैंने भी स्टार्ट में बताया, ये चीज आप भी पहले एक दफा बता चुके हैं कि वो स्टार्ट से चीजों को करें, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली नस्ट की बात करूं, एंट्री टेस्ट में मैं नस्ट को अगर टारगेट करूं, तो नस्ट की अगर उन्हें तैयारी करनी है, तो क्या ये जरूरी है कि नस्ट ने 4 राउंड निकाले हैं कोविड के बाद से चारों दो, या वो 1-2 ही अगर अच्छे से तैयार कर ले तो हो सकता है? इसके बारे में आपके क्या रिव्यू? अच्छा, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि नस्ट की तैयारी जो है, नस्ट का एनईटी 1 सबसे पहले आता है एंट्री टेस्ट के अंदर, और बहुत अनएक्सपेक्टेडली अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता कि एंट्री टेस्ट जो है वो नवंबर से दिसंबर में हो जाएगा, बिल्कुल दिसंबर और के अंत तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो बात ये है कि एनईटी सारे के सारे, ये नहीं है कि एनईटी बढ़ता जाएगा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और प्रेशराइज होंगे आप, उधर से आपके बोर्ड के एग्जाम से अप्रोच कर रहे होंगे आपको, और उधर से एनईटी आपका आ रहा होगा, तो आप एक तरह से पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे कि यार मैं बोर्ड पढ़ूं, मैं ये पढ़ूं, फिर ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दो, उसके बाद मोस्टली समर वेकेशंस होती हैं काफी बच्चों को, तो आप उसके अंदर सेकंड ईयर को स्टार्ट कर दो। आप इस पर ना रहो कि मुझे कॉलेज वाले करवाएंगे, मुझे एकेडमी वाले करवाएंगे, आप खुद से सिलेबस को कवर करो। इतना डिटेल में नहीं कर सकते ना करो, लेकिन बेसिक कम से कम आप चैप्टर्स का ओवरव्यू लो कि आप उनको टोटल ब्लैंक होकर ना जाओ। एनईटी 1 और 2 में कंपैरेटिवली ज्यादा स्कोर्स आ जाते हैं, उसके बाद मुश्किल होता जाता है। कम से कम आप इतना स्कोर ले लो, अगर आप टॉप नहीं ना कर सकते स्टार्टिंग एनईटीज में, आप इतना स्कोर ले लो कि आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है, उसके बाद आप काल्मली आगे तैयारी कर सकते हो। आपको पता है कि मेरा टारगेट अब पोजीशन लेना है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैंने एडमिशन ही नहीं मेरा हुआ अभी तक। जैसे मेरा एनईटी 1 के अंदर स्कोर आ गया था, लेकिन उसके बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि अब मैंने स्कोर तो कर लिया है, अब मैंने अबव द स्काई जाना है, मैंने लिमिट्स को स्ट्रेच करना है, मैं यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई हो सकता। फिर मैंने उस हिसाब से तैयारी की थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा महद, लेक्चर्स के बारे में मुझे बताइएगा, जो मटेरियल आपने पढ़ा, और व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट पास्ट एजुकेशन सिस्टम, जरा बताइएगा। पास्ट एजुकेशन सिस्टम का काफी अच्छा है, मैंने इनके एंड गेम लेक्चर्स भी लिए मैं, और बाकी भी देखी मैं। सर तैमूर की स्पेसिफिकली मैं इसके इनको प्रेज करूंगा, इनके 12-12, 13-13 घंटे के लेक्चर्स हैं, और इन्होंने वाकईतन इतनी हार्डवर्क की हुई है उसके अंदर के लिटरली एग्जाम्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स को टोटल क्लैरिफाई किया हुआ है कि बच्चे का फिजिक्स ही एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली बेस क्लियर हो जाती है। वेरी गुड, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे हमारे बैचेस होते हैं, अगर आप बैचेस के थ्रू आपको एक स्केड्यूल मिल जाता है, एक डिसिप्लिन हो जाता है,
क्योंकि बच्चा नॉर्मली पता है क्या होता है, एफएससी को लेके पैनिक है और अपने एंट्री टेस्ट को लेके पैनिक है, तो उसको रूटीन नहीं मिल पाती है। अगर कहीं पे उसको रूटीन मिले तो वो उतनी फी अफोर्ड नहीं कर सकता, आने जाने पे उसको वो टाइम लग रहे होते हैं। तो आपके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, हमारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, और जितना क्वालिटी कंटेंट है, जानते हो अब नस्ट में टॉप किया हुआ बच्चे ने, उस क्वालिटी जो कंटेंट है वो पढ़ के जाते हैं, फायदा होता है बच्चों को। यूईटी में 396 का स्कोर, नस्ट में 179 का स्कोर हो, 174 का स्कोर हो, बच्चे ले रहे होते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना फायदा उठाते हो, आपके पास सारी चीजें सराउंडिंग में मौजूद है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नेवर पॉइंट आउट, यू कैन नेवर ब्लेम एनीवन कि भाई ये चीज मेरे पास मौजूद नहीं थी। इंटरनेट का दौर है, आपके पास पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म मौजूद है, हजारों चीजें आपके पास मौजूद हैं। इधर इस चैनल पे आप उधर से फायदा उठा सकते हो, स्केड्यूल में करना हमारे बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो, तो आपकी एक रूटीन और पूरा स्केड्यूल बन जाता है। लास्ट पे मैं महद के भी यहाँ पे रिव्यूज लूंगा कि फाइनल कोई सजेशन आप जूनियर्स को देना चाहते हैं। मेरी तरफ से जो आप लोगों को एक फाइनल एडवाइस है, अपनी तैयारी स्टार्ट से करो, एंड पे 1-2 महीने एंट्री टेस्ट को ना दो। अगर तो आपने वाकई नस्ट में जाना ना, अगर आप ये कहते हो ना अभी मैं बोर्ड कर लूं बाद में एंट्री टेस्ट, यू आर नॉट ट्रूली सिंसियर अबाउट योर एडमिशंस। आई एम टेलिंग यू, यू आर ट्रू सिंसियर अबाउट योर एडमिशंस, यू शुड टेक अ अर्ली स्टार्ट। आपको एक स्टार्ट करना है अर्ली प्रेप का, और फिर जाके आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सकती हैं। महद, आपके कोई फाइनल रिकमेंडेशंस, कोई सजेशंस हैं तो बताइए। मेरी एक फाइनल रिकमेंडेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एंट्री टेस्ट के सिर्फ एडमिशन लेने से आपका कुछ भी नहीं होगा। आप सोच रहे हैं ना कि मैं एडमिशन लेने से मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाता है, आपको एडमिशन लेंगे उसके बाद आपने इनका जो स्केड्यूल होगा स्पेसिफिकली उसको फॉलो करना है। उनका पर्पस होता है स्केड्यूल के साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको पता हो कि मैंने इस दौरान में ये करना है, फिर आप पास एजुकेशन अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको वाकईतन फायदा होगा अगर आप उनका स्केड्यूल फॉलो करें। और अर्ली प्रेप का बेसिक पर्पस ही ये होता है कि आप स्टार्ट के साथ चीजों को लेकर चलें और उसको चलें। और एक फाइनल एडवाइस मेरी यही होगी, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक इट। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें जलना पड़ेगा, तुम्हें सुलगना पड़ेगा, तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके बगैर सक्सेस नहीं मिल सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत प्यारी बात की है भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आपका दिल हो। फ्रेंड्स कम्युनिटी में भी आप इवेंट्स को भी करो, और वो चीजें अभी वो टाइम नहीं है। अभी आपने इन चीजों में, जिस तरह ने बताया ना कि बर्न होना पड़ेगा, बर्न होने का एक्चुअल मीन है भाई आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, स्ट्रगल। सो नाइस ऑफ यू महद, मुझे बहुत मजा आया। ऐसे बच्चे जो अपना एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, देखो एक ओपन कम्युनिटी यूट्यूब पे, यू कैन से एनीथिंग यू वांट, ठीक है, लेकिन इस बच्चे ने कर दिखाया, और इस बच्चे की मेहनत जो है वो अल्लाह जानता है, ये खुद जानता है या इसका खानदान जानता है, फैमिली जानती है, और ये पूरी फैमिली सपोर्ट होती है। इसकी मदर, इसके फादर, इसके भाई बहन, इसका पूरा सराउंडिंग, उन सबको क्रेडिट जाता है। मेरी तरफ से, पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आपको, आपके फैमिली, आपके दोस्तों को, आप सबको बहुत मुबारकबाद, इतनी अचीवमेंट लिया। और मुझे यानी एक इतने खुशी का मकाम है कि ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको टीचर मिल के खुश होता है कि ये बच्चे जिन्होंने कर दिखाया, जिनके लिए हम रातें जागे हैं, हम रोजे की हालत में इतने घंटे बोल रहे हैं इन बच्चों के लिए, और इन्होंने इस लेवल का स्कोर लेके आए हैं। तो अब बिग सल्यूट, जो मैं कहता हूँ तुम, बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ यू पासियंस। तो ये वो बच्चे हैं जो ट्रूली डिजर्व करते हैं। मुझे मजा आया, बहुत अच्छा लगा है। बहुत मैंने इंटरव्यू किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे होते हैं सर तैमूर आपसे मिलना है, सर हमारे साथ इंटरव्यू कर लीजिए। और सर तैमूर को जिसके साथ खुशी हुई है वो ये महद है, वो आप बच्चे हो। इंशाल्लाह अगली बारी आपकी होगी, आप मेरे साथ बैठे होगे, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आप पे प्राउड मोमेंट मेरा होगा। तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। इतना कि आपकी सीवी पे कोई सर तैमूर या पास एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, आपकी सीवी पे आपको क्रेडिट्स होगा। लेकिन जो लोग आपके साथ आते हैं, जागे हैं, जिन्हें एफर्ट्स किए हैं, उन लोगों को भी दिल से खुशी होती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इस चीज में। आपने जो बच्चों को गाइड किया, अल्लाह आपको आगे भी कामयाबी दे। पास एजुकेशन सिस्टम और इसकी पूरी टीम आपके साथ है। कहीं पे एडमिशन गाइडलाइन चाहिए हो, हमारे नस्ट से ग्रेजुएट होने से लेके जो ग्रेजुएट हुए पड़े हैं अभी फाइनल सेमेस्टर्स में है, और पहले सेमेस्टर तक बहुत स्टूडेंट्स हैं, कोई भी गाइडलाइन की जरूरत हो तो जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच महद असलम फॉर योर टाइम। और जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, महद सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम ब्रिलियंट, सर तैमूर ब्रिलियंट, ऐसा कोई कमेंट नहीं करना, मैं खुद कह रहा हूँ। सिर्फ एक कमेंट होना चाहिए महद असलम, और आगे रेड हर्ट्स बना के भेजने हैं।
थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।